Hello dear students, from the last part of the second chapter People as a Source, we are going to start our new topic education. How do different investments in population help population to become assets of the country? So how does education help population? Education contributes towards the growth of society also. It enhances the national income, cultural richness and increases the efficiency of governance. There is a provision made for providing universal access, retention and quality of elementary education with a special emphasis on girls. There is also an establishment of pace setting of a school like Navodaya Vidyalaya in each district. Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupation related to knowledge and skill. एजुकेशन, शिक्षा हमारे समाज को बेहतर बनाती है। शिक्षित व्यक्ति देश के आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं। वह अपने सभ्यता संस्कृति को अच्छे तरीके से आगे लेकर जाते हैं। इसीलिए एजुकेशन को बेहतर करने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह के स्टेप्स लिए गए, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी बनाया गया। हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय खोला गया। बहुत तरह के वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए गए ताकि लोग अपने ज्ञान के साथ साथ अपने स्किल को भी बढ़ाए। बिकॉज एक शिक्षित जनसंख्या ही देश को आगे लेकर जा सकती है, बेहतर तरीके से लेकर जा सकती है। दूसरा आया हेल्थ। The health of a person helps him to realize his her potential and the ability to fight illness. She will not be able to maximize his her output to the overall growth of the organization. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. Our national policy too aims at improving the accessibility of health care, family welfare and nutritional services with a special focus on the underprivileged segment of the population. हेल्थ से क्या तात्पर्य है? यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना थके बीमारी से लड़ते हुए अपने काम करने की क्षमता को मेंटेन करता है तो वो हेल्दी माना जाएगा। लेकिन हेल्दी रहने के लिए बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे सही खान पान, सही रहन सहन, दवा, हेल्थ सर्विसेज। इसलिए सरकार के द्वारा इन सब के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। खास करके जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, यानी कि जो अभाव में जीते हैं, उनके ऊपर सरकार काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रही है ताकि वो स्वस्थ रहें। बच्चों को न्यूट्रिशियस डाइट मिल सके, हेल्थ संबंधी उनको सुविधाएं मिल सके, महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में। इसीलिए हर जगह सरकार के द्वारा बहुत सारे काम किए जा रहे हैं ताकि जनसंख्या स्वस्थ रहे और वह देश के बेहतरी में अपना योगदान दे सके। उसके बाद बात आती है अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी की। बेरोज़गारी क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। यानी कि पीपल काम करने के इच्छुक हैं, लोग काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन उनको उनकी योग्यता के अनुसार, शारीरिक क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता है। इसे हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। ठीक है। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में दो तरह की बेरोज़गारी पाई जाती है, एक शहरी बेरोज़गारी, दूसरी ग्रामीण बेरोज़गारी। हाउएवर
द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। लेकिन शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी दोनों में अंतर है। इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम लोग ग्रामीण बेरोजगारी की बात करें तो यहाँ दो तरह की बेरोजगारी है, एक सीजनल और दूसरा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल बेरोजगारी क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, दोनों की चर्चा हम लोग करेंगे। अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। शहर में नॉर्मली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है और वो काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम लोग बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य यह है कि साल में कुछ महीने लोगों को काम नहीं मिलता है। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जो लोग खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर होते हैं उन लोगों के सामने सीजनल बेरोजगारी की समस्या आती है। देयर आर सर्टेन बीची सीजन्स व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेसिंग इज डन। आप सबको पता है कि सीज़न आने पर ही बीज बोए जाते हैं, फसल काटे जाते हैं, फसल से दाने निकाले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को काम मिलता है, लेकिन सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। लेकिन एक बार फसल बो देने के बाद जब तक वो मैच्योर नहीं होता है तब तक लोग खाली बैठे रहते हैं। तो फसल के मैच्योर होने तक जो वो खाली बैठते हैं वो आ गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में। बिकॉज आज भी हमारे देश में मोस्टली लोग खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर हैं, और जो खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर है उनके सामने समस्या आती है। इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बाद हम लोग बात कर लें ज़रा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। तो ये वह बेरोजगारी है जिसमें कहने के लिए लोग तो काम कर रहे हैं लेकिन उत्पादकता के ऊपर कोई असर नहीं होता है। अब इसको हम लोग समझ लें ऐसे, मान लो हमारे पास थोड़ी सी खेत है जिसमें हम खेती करते हैं। अब उस खेत में खेती करने के लिए, अन्न का पैदावार करने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता है। अगर 4 लोग काम करते हैं तो उत्पादकता होती है 8 क्विंटल, ठीक है। लेकिन घर में 4 और लोग हैं जो खाली बैठे हुए हैं। अब उन लोगों को भी कहे कि चलो खेतों में काम करने के लिए। पहले 4 लोग काम करते थे, अब हम लोग 8 लोग काम कर रहे हैं। तो अब 8 लोग काम कर रहे हैं उसी पीस ऑफ लैंड में, तो उससे क्या होगा, उत्पादकता बढ़ जाएगी? नहीं। तो इसी स्थिति को हम लोग कहेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। छुपी हुई बेरोजगारी भी इसको हम लोग कहते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। This usually happens among family members engaged in agricultural activity. The work require the service of 5 people, but engaging 8 people, their people are extra. 3 people are extra. अब इसमें 3 लोग ज़्यादा हैं, 5 लोगों की आवश्यकता है लेकिन 8 लोग काम कर रहे हैं। 10 लोगों की आवश्यकता है, 12 लोग काम कर रहे हैं। 4 लोगों की आवश्यकता है, 6 लोग काम कर रहे हैं। तो आवश्यकता से अधिक जितने भी लोग हैं वो एक्स्ट्रा हैं। उनके इंगेज होने से उत्पादकता के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है, ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए वो लोग क्या कहलाएंगे, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है ज़रा उसको हम लोग देख लें। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, यानी कि लोग बेरोजगार बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, एक तरह से वो वेस्ट हो रहे हैं, मतलब उनके एनर्जी और उनके पोटेंशियलिटी का कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है। पीपल हु आर एन एसेट्स फॉर द इकोनॉमिक टर्न्स इनटू अ लायबिलिटी। तो
तो एक तरफ जहाँ लोगों को देश की संपत्ति मानी जाती है, एसेट्स मानी जाती है, अगर उनको काम नहीं मिल रहा है तो वह लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिसअपियर अमॉन्ग द यूथ। अब ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ने से क्या होगा, लोगों में नकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी, वो खुद को हेल्पलेस फील करेंगे और गलत राहों पर वो चल पड़ेंगे। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। लोगों के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। और ख़ास करके पढ़े लिखे लोग जिन्होंने इस उद्देश्य से शिक्षा ग्रहण किया कि एजुकेशन प्राप्त करने के बाद वह समाज के लिए, देश के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो यह समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति मानी जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीजेज इकोनॉमिक ओवरलोड। अब लोग खाली बैठे हैं, उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो एक तरह से क्या हो गए, लोड हो गए, क्योंकि वर्किंग हैंड्स कम हैं और डिपेंडेंट्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड हैं वो डिपेंडेंट ही हैं। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिकल क्राइसिस। The quality of life of an individual as well as a society is adversely affected. अब इसे जो बेरोजगार हैं उनकी लाइफ भी प्रभावित होगी और समाज की लाइफ भी प्रभावित होगी। Hence, unemployment has detrimental impact on the overall growth of an economy. इसलिए बेरोजगारी हमारे ओवरऑल जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं उन सबको प्रभावित करेगी। इसीलिए इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। तो अगर ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है तो ये गिरती अर्थव्यवस्था का सूचक है। मतलब अगर आपके यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है तो आपके यहाँ की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इट ऑल्सो वेस्टेज द रिसोर्सेज विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड। तो बेरोजगारी बढ़ने से सिर्फ आर्थिक गतिविधियां ही प्रभावित नहीं होंगी, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी वेस्ट होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को काम नहीं मिल रहा है, उनकी क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इफ़ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज ए लायबिलिटी टू द इकोनॉमी। इसीलिए लोगों को काम मिलना चाहिए, अगर काम नहीं मिलता है तो एसेट्स के जगह लायबिलिटी बनते चले जाएंगे। In case of India, statistically the unemployment rate is low. लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ बेरोजगारी का जो दर है वो कम है। A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed. अब हमारे यहाँ बेरोजगारी की दर कम है, इसके पीछे रीज़न यह है कि वह व्यक्ति जो थोड़ा सा कमा रहा है, यानी कि जिसका इनकम कम है, वह भी एम्प्लॉयड ही माना जाता है। ठीक है, चाहे वो खेती बाड़ी से हो, चाहे वो सेकेंडरी से हो, चाहे वो टर्जरी से हो। यानी अगर कोई भी व्यक्ति प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी इन तीनों में से कहीं भी इंगेज है, भले ही उसका इनकम कम हो या ज़्यादा, वह एम्प्लॉयड ही माना जाता है। They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. वह सालों भर काम करते हैं, भले ही उनका जो इनकम होता है वह उनके ज़रूरत के लिए कम है, उनके ज़रूरत से कम है, लेकिन फिर भी वो एम्प्लॉयड ही माने जाते हैं। The work that they are pushing seems found upon them. जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा दिन तक खाली नहीं बैठ सकते हैं, कारण अगर वो खाली बैठेंगे तो फिर वो खाएंगे क्या, अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे क्या। ऐसे में सिर्फ वही नहीं, उनके फैमिली के दूसरे मेंबर भी किसी न किसी काम में इंगेज होते हैं और उनके इंगेजमेंट का मेन रीज़न होता है अर्न करना। सो चाहे वो छोटा काम करें चाहे वो बड़ा काम करें, वो एम्प्लॉयड ही माने जाते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारा यह
सेकेंड चैप्टर ख़त्म हुआ। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस देंगे जिसे आप लोगों को बनाना है। फिर में बना लेंगे। फिर जैसे ही हम लोग स्कूल में अपना कामकाज सुचारू रूप से शुरू करेंगे, हम लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे। ओके, गुड बाय।